Hello everyone, this is Chetan Mishra. I'm the founder of Jain Light. This is my initiative to provide affordable and quality education to all the IIT JEE aspirants. Okay, in this short video, I will talk about how to deal with the cases when the spring has got some mass. तो हम लोग इस वीडियो में डील करने वाले हैं कि जब स्प्रिंग में कुछ मास हो तो हम उन सेटअप्स को किस तरह से डील करें, राइट? काफी लोगों को इस सेटअप का आंसर भी पता होता है दैट स्प्रिंग के मास को 1/3 करके हम ब्लॉक में ऐड कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो मैं इसी चीज को इसका मैं इस वीडियो में रीजन बताने वाला हूं, ठीक है, सो दैट यू गेट कन्विंस्ड कि हम अगर 1/3 ऑफ मास ऐड कर रहे हैं देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो अगर मैं एक सिंपल स्प्रिंग ब्लॉक का सेटअप लूं तो एक सिंपल स्प्रिंग ब्लॉक सेटअप में हम देख सकते हैं कि अगर यहां पे स्प्रिंग आइडियल होता, in that case the mass of the spring would have been 0, but right now we are assuming this as a real spring, so I'll say the mass in this case would be something that is ms, right? So if the spring has been elongated or compressed by some amount, let us say the length of the spring at this moment is l, शुरुआत में इसका एक्चुअल लेंथ l था, कैपिटल एल, और ये अभी का लेंथ स्मॉल एल है। ऑब्वियसली दिस विल बी लेंथ प्लस सम अमाउंट ऑफ इलोंगेशन, ठीक है, और हम ये मानते हैं कि इस समय ब्लॉक की वेलोसिटी v है। तो मुझे अगर स्प्रिंग इस पूरे सिस्टम का टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखना हो, व्हाट वुड दैट बी? टोटल काइनेटिक एनर्जी वुड बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, which is very easy to calculate by the way, plus काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक तो मैं आराम से बता सकता हूं, इट इज अ बॉडी ऑफ मास m एंड हुज वेलोसिटी इज v। तो ये तो मैं सीधा लिख सकता हूं, इसकी वैल्यू होनी चाहिए ½ mv²। व्हाट अबाउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग? स्प्रिंग की जो काइनेटिक एनर्जी है, क्या मैं इसको हाफ स्प्रिंग का मास ms इंटू v² लिख सकता हूं? दिस इज माई क्वेश्चन। हम लोग अगर हाफ ms v² लिखेंगे तो ये गलत होगा। ये गलत क्यों होगा? क्योंकि हमने यहां पे मान लिया कि स्प्रिंग के हर पॉइंट की वेलोसिटी v है, जो करेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर एक बॉडी के हर पॉइंट की वेलोसिटी v हो तभी हम लिख पाएंगे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होगी, जो इस ब्लॉक के लिए, इस ब्लॉक के हर पॉइंट की वेलोसिटी v है। बट स्प्रिंग के लिए क्या होगा? इफ यू टेक अ पॉइंट वेरी क्लोज टू इट and if you take a point here, you can compare the velocities. This is very close to the wall, its velocity will be 0. This is very close to one, the block, its velocity is v. If you pick any point in between, its velocity would be something v1, and I can say this v1 should be something between 0 and v. In short, दिक्कत क्या है? स्प्रिंग के अलग अलग पॉइंट्स की वेलोसिटी अलग अलग है। हमें इस प्रॉब्लम से यहां पे जूझना है एंड वी नीड टू फिगर आउट कि कैसे हम यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी को निकाल सकते हैं। तो मान लो मैं स्प्रिंग को यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं अलग करके, ठीक है। स्प्रिंग के पूरे लेंथ को मैंने एल कहा, यहां से डिस्टेंस y पे अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं, दिस इज माई एलिमेंट हुज थिकनेस इज dy, तो मैं इस छोटे से एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूं एंड आई कैन इंटीग्रेट दैट ओवर द एंटायर स्प्रिंग। तो इस छोटे से लेंथ की जो काइनेटिक एनर्जी है, दैट काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? उस छोटे से लेंथ का मास निकालेंगे हम, राइट? दिस इज द मास dm ऑफ दिस स्मॉल सेगमेंट। मास पर यूनिट लेंथ निकाल लिया, और बाय द वे ये लेंथ हमेशा चेंज करेगा, तो इस समय जो लेंथ है वी विल पुट इट इन द डिनोमिनेटर। ओके, सो दिस इज हाउ यू वुड बी गेटिंग द मास। इसकी वेलोसिटी जो v1 है, हाउ टू कैलकुलेट इट? वेलोसिटी v1 will be calculated by unitary method.
जिसमें हम बोलेंगे कि ओवर अ लेंथ L द वेलोसिटी बिकम 0 टू V। तो L लेंथ पे वेलोसिटी V से चेंज हुआ तो Y लेंथ पे कितने से चेंज होगा, तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। दैट इज V बाय L इंटू वाई। यूनिटरी मेथड से आ जाएगा ये। अच्छा, यहां पे एक अजम्पशन है दैट द वेलोसिटी वेरीज लीनियरली। मतलब यहां पे अगर वेलोसिटी 0 है, यहां पे v है, तो यहां से यहां तक का वेरिएशन हमने लीनियर माना। लीनियर मतलब क्या, ये ऐसा कुछ वेरिएशन होगा। तो l लेंथ पे अगर वेलोसिटी v हो जाए, तो मुझे अगर y पे निकालना है तो मैं बता सकता हूं कि ये v1 कितना है। बस v1 बाय वाई इज v बाय l, ऐसा कुछ रेशियो लेंगे। और ये अजम्पशन सही है तब तक जब तक हमने एक स्प्रिंग को मान लो एक दो, मतलब एक दो तीन चार इक्वल पार्ट्स में काट दिया। जब तक ये सारे स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, मतलब स्प्रिंग में कोई नॉन यूनिफॉर्मिटी नहीं है, मतलब यहां का हो सकता है ज्यादा हो जाता कांस्टेंट, यहां का कम रहता, यहां का कुछ और रहता, देन दिस लीनियर असम्पशन, लीनियर वेरिएशन इज नॉट वैलिड। नहीं तो हम ये बता ही सकते हैं, अगर मैं पूरे स्प्रिंग में इलोंगेशन x का दूं तो आधे पार्ट में इलोंगेशन x/2 का हो जाएगा, 1/4 पार्ट में इलोंगेशन x/4 का हो जाएगा। तो अगर v, यहां पे वेलोसिटी का डिफरेंस v है, तो y लेंथ पे दिस विल बी द वेलोसिटी डिफरेंस। Okay, now see how easily you can calculate. You can find the kinetic energy dk of this small segment, which is what, half dm into velocity of that segment का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ, और dm की जगह लिख दोगे ms बाय l इंटू वाई, और v की जगह लिख दोगे vy बाय l इसका स्क्वायर, राइट। एंड यू विल इंटीग्रेट दिस फ्रॉम व्हाट वैल्यू टू व्हाट वैल्यू। अच्छा, आई थिंक देयर शुड बी ए डी, आई थिंक ये dm लिखा ना, तो यहाँ पे dm आना चाहिए। You will integrate this from 0 to L, as you have to calculate the kinetic energy of the entire spring। तो ये पूरे स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/6 ms इंटू वी स्क्वायर। इंटीग्रेट करके चेक कर लो, यू विल बी गेटिंग दिस। नाउ व्हाट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी of the system? That is kinetic energy of the spring plus kinetic energy of the block, which is coming out to be half ms/3 plus m into v square. This is the final answer. मैं ये भी लिख सकता हूं कि दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इक्विवेलेंट सिस्टम जिसका मास कितना हो, ms/3 प्लस m। इसका मतलब है मैं इस सिस्टम में मैं अगर एक मासलेस स्प्रिंग भी ले लूं एंड आई हैव अ ब्लॉक whose mass is m plus ms/3, the answer will still be same। मान लो इसकी वेलोसिटी v हो गई, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी इस सिस्टम की आएगी, द सेम काइनेटिक एनर्जी वुड बी देयर फॉर दिस सिस्टम एज वेल, राइट। यहां पे स्प्रिंग का और ब्लॉक का अगर हम ऐड कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, यू आर गेटिंग दिस। तो अगर एक ऐसा सिस्टम हो जहां पर स्प्रिंग में मास हो, ओके, तो उस सिस्टम में क्या करेंगे हम, वी कैन यूज दिस फैक्ट कि स्प्रिंग का जो भी मास है, we'll take this, we'll multiply this with 1/3 and you will add that to the block, right। तो ये SHM में बहुत काम आता है। when you have a system, कोई भी ओरिएंटेशन में हो सकता है, if there is a spring block system, this is of mass m, this is of mass ms, the force constant is k, you can very easily write the time period as 2 pi under root the equivalent mass। Now the equivalent mass is ms/3 divided by k। तो हमने यहां पे क्या सीखा, लेट मी क्विकली रिवाइज।
अगर स्प्रिंग में मास हो, देन द कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी डन बाय यूजिंग हाफ mv स्क्वायर फॉर द स्प्रिंग. You will have to calculate the kinetic energy of a small segment. For that, you need to calculate the mass, and then you need to calculate the velocity by using unitary method. Velocity linearly vary कर रहा है, and this assumption is fine जब तक स्प्रिंग के आइडेंटिकल पार्ट्स, आइडेंटिकल हो मतलब अगर ये 4 पार्ट्स हमने कट किया, ऐसा नहीं कि ये पार्ट ज्यादा टफ हो, ये थोड़ा लूज हो, ये टाइप का. फॉर अ नॉर्मल स्प्रिंग ये वाली प्रॉब्लम नहीं आती, so you should not worry too much about it. And by using integration you can calculate the kinetic energy, and we have equated this to a system जहां पर स्प्रिंग आइडियल हो लेकिन ब्लॉक का मास m plus ms/3 हो जाए. ठीक है, and we can use this in the calculation of time period for spring block setups. Okay, I hope that you have understood why we add ms/3 in the cases where spring has mass. Okay, thank you all for watching.